So I hope everyone is ready. All right. So renal system. तो बेसिकली रीनल सिस्टम में हमें बेसिक तो पता ही है कि रीनल सिस्टम में किडनी होती है, यूरेटर होता है, देन ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है ना. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी नो. ठीक है. रिसेंटली रिसर्च ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. तो एवरीवन नोज कि वो नेफ्रॉन ही होगा. वी हैवंट एक्सपेक्टेड कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा वहां पे. एनीवेज, okay. So before, although this is a practice of medicine class, I'm starting with a part of physiology also, so that कि एक touch बन पाए चैप्टर के साथ. अदरवाइज मैं मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की ही क्लास लेनी है, तो मैं सीधा स्टार्ट कर सकता था प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से. बट आई विल ट्राई कि फिजियोलॉजी पार्ट थोड़ा सा शुरू करके फिर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बताऊं. ठीक है. यूजुअली इट बिकम्स इजी जब हम लोग फिजियोलॉजी के साथ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन रिलेट करके पढ़ते हैं, साथ में पैथोलॉजी पढ़ते हैं, है ना. तो इट बिकम्स अ वंडरफुल थिंग, easier to understand, better concepts. All right. Now starting with the fetal excretory system. तो अगर हम लोग देखें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन, है ना, फीटस में कब स्टार्ट हो जाता है? 9 से 12 वीक के टाइम पर. ठीक है. और ओके, पीपल आर ज्वाइनिंग, तो आई होप बीच में दिक्कत ना हो. ठीक है. फीटल यूरिन में एमनेटिक फ्लूइड मोस्टली होता है 15 से 16 वीक में. 20 से 30 वीक में देखेंगे तो नेफ्रोजेनेसिस होता है. नेफ्रोजेनेसिस बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ किडनी स्टार्टिंग at this time. All right. And by 36th week almost all the nephrons are formed. ठीक है. this is very very important. ये सारी चीजें, ये सारा ड्यूरेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो स्टार मार्क कर दिया मैंने. एंड बाय द एज ऑफ 1 year, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटिंग कैपेसिटी, ठीक है, इज मतलब बनने लगती है. कॉन्सेंट्रेशन, जो यूरिन कॉन्सेंट्रेशन की कैपेसिटी होती है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी किडनी. ठीक है. वो बनने लगती है, बट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं फॉर्म हुआ होता उस समय इन कंपैरिजन टू द अडल्ट्स. ओके. नाउ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन. Now we know that nephron is a functional unit of kidney. Can you please mute your, किसी का आवाज आ रहा था तो प्लीज उसको म्यूट कर देना. ठीक है. तो नेफ्रॉन हमें पता है, नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है. एक किडनी में नियर अबाउट 1 to 1.3 मिलियन और अबाउट 1 to 1.25 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं. ठीक है. हर एक किडनी में. तो दैट इज टू मच. अगर हम लोग एक किडनी के, ठीक है, इस तरह से किडनी है ना, किडनी के नेफ्रॉन्स को अगर एक लंबी लाइन में अगर लगा दे तो 60 से 80 किलोमीटर तक एक किडनी से नेफ्रॉन निकल जाएंगे. अगर उसको एक सीध में लगा दे, है ना, उसको सीधा कर करके ऐसे लगाएंगे तो नियर अबाउट 60 to 80 किलोमीटर कवर कर लेगा. ठीक है. सिर्फ एक किडनी से नेफ्रॉन अगर होंगे तो. ऑलराइट. सो लेंथ ऑफ नेफ्रॉन इज 45 to 65 नैनोमीटर्स. ऑलराइट. नाउ नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं बेसिकली, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. ठीक है. सो देखो, किडनी में जब हम लोग किडनी ऐसे बनाते हैं ना, दिस इज किडनी, राइट. सो इसमें अगर हम लोग ऐसे डाइसेक्ट करके दिखाऊं मैं, इसमें कॉर्टेक्स पार्ट है और मेडुला पार्ट है. ये कॉर्टेक्स पार्ट है और मेडुला पार्ट है. ठीक है. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो नेफ्रॉन है दो तरह के होते हैं, कॉर्टिकल, जुक्स्टामेडुलरी. कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं उसका जो लूप होता है ना, बेसिकली ये वाला पार्ट वो छोटा होता है. सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप नेफ्रॉन्स, वेयरएज जुक्स्टामेडुलरी का देखो, जुक्स्टामेडुलरी मतलब जो मेडुला के उसमें होता है. क्यों जुक्स्टा? क्योंकि कुछ पोर्शन इसका कॉर्टेक्स में भी होता है, इसलिए जुक्स्टामेडुलरी. तो उसमें जो नेफ्रॉन है, देखो कितना बड़ा नेफ्रॉन है ना. तो दे हैव लॉन्ग लूप नेफ्रॉन. सो and 85% of the kidneys having cortical nephron. This is very important.
एंड 15% ओनली, जितना भी टोटल एक किडनी में टोटल जितने भी नेफ्रॉन है उसमें से सिर्फ 15% जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो जक्स्टामेडुलरी होते हैं, ठीक है। एंड कॉर्टिकल बोला है तो ऑब्वियस ही बात है वो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होगा किडनी के, और कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो बाहर की तरफ होता है और मेडुला जो इनर साइड में होता है, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, सो रीनल कॉर्पस्कल, रीनल कॉर्पस्कल मतलब ये वाली यूनिट, ठीक है, नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट, दिस इज रीनल कॉर्पस्कल। तो बेसिकली ये दो पार्ट से बना होता है, ग्लोमेरुलस एंड बमन्स कैप्सूल, ठीक है। ये जो बाहर ऐसे देख रहे हो ये क्या है, बमन्स कैप्सूल, ठीक है। एंड बीच में ये जो ये वाला पार्ट है, दिस इज ये आर्टरी वाला पार्ट है, दिस इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में देखो किस तरह की शेप बन गई है, ठीक है। ऑलराइट, सो रीनल ग्लोमेरुलस अगर हम लोग बात करेंगे, सिर्फ इसकी अगर बात करेंगे तो इट इज अ स्ट्रक्चर लाइक अ स्टेनर, छन्नी जैसे होती है ना उस तरह का ये स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, सो बेसिकली जब मैं बोल रहा हूँ छन्नी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर। ऑलराइट, सो 25% टोटल जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका 25% किडनी रिसीव करती है, ठीक है। अब ये जो कार्डियक आउटपुट पूरे टोटल बॉडी का जो कार्डियक आउटपुट है उसका 25% जो हमारी किडनी रिसीव करती है, दैट मीन्स इट इज वर्किंग टू फिल्टर आउट, क्या उसको रखना है क्या उसको फेंकना है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो कौन कंट्रोल करता है, एफरेंट, इफरेंट आर्ट्रियोल एंड मेनी अदर सेल्स, मोस्टली द एफरेंट आर्ट्रियोल। तो रीनल ग्लोमेरुलस क्या है, ये है बेसिकली एफरेंट आर्ट्रियोल पूरा का पूरा। अब जैसे ये इस पोर्शन से बाहर निकल जाता है तब इसको बोलते हैं हम लोग इफरेंट आर्ट्रियोल, यहां तक ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल ही है, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो कौन कंट्रोल करता है, एफरेंट आर्टेरियल कंट्रोल करता है, इफरेंट आर्टेरियल कंट्रोल करता है, और बहुत सारे जो यहाँ पे सेल्स होते हैं जैसे जेजी सेल, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, तो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं आगे मैं डिस्कस करूंगा, वो सब कंट्रोल करते हैं बेसिकली, ठीक है, जीएफआर को। हमें पता है कि जीएफआर कितना कितना इंपॉर्टेंट है किडनी के फंक्शन के लिए। जब भी कोई पेशेंट आता है किडनी की डिजीज को लेके तो हम लोग मोस्टली जीएफआर उसको एडवाइस करते ही हैं, या फिर ईजीएफआर, ठीक है। ऑलराइट, सो ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुला फिल्ट्रेशन बैरियर बेसिकली एक तरह से मेम्ब्रेन तैयार करता है। क्या है, हम लोग अगर जूम करके देखें, देखो ये सारा का सारा देख रहे हो, ये इस तरह से फेनेस्ट्रेशन है, ये क्या है, फेनेस्ट्रेशन, तो ये कैपिलरीज है, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो कार्टून जैसा बना हुआ है ये पोडोसाइट है, ठीक है, पोडोसाइट सेल। तो बेसिकली क्या है, एंडोथेलियल सेल्स, पोडोसाइट सेल्स एंड ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तीनों चीज मिलाकर बनता है ग्लोमेरुला फिल्ट्रेशन बैरियर, ठीक है। नाउ ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर फेनेस्ट्रेशन होती है। फेनेस्ट्रेशन मतलब छोटे 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 क्या होंगे, इसमें छेद होंगे, ठीक है, जिसमें से तभी ना जो ब्लड इसके अंदर आ रहा है फिल्टर आउट होगा, नहीं तो फिर क्या फिल्टर आउट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इस कैपिलरीज में छोटे छोटे छेद होने चाहिए, बट कितना, इतना 70 से 100 नैनोमीटर, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा होने का मतलब है देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर फेनेस्ट्रेशन नहीं होता, कैपिलरीज के अंदर होता है। तो इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर होता है, एंडोथेलियल सेल के आसपास स्पेस होते हैं, ठीक है। ये मान लो ये इस तरह से एंडोथेलियल सेल है तो इसमें इतना स्पेस है, मान लो 70 से इतना, 70 से 100 नैनोमीटर, ठीक है। ऑल राइट, एंड रिमेंबर जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है नेगेटिवली चार्ज होती है, इसीलिए नॉर्मली प्रोटीन हमारे यूरिन में निकल के नहीं आता, क्योंकि प्रोटीन भी नेगेटिवली चार्ज होता है। तो वो हमें पता है नेगेटिवली चार्ज जो चीज होती है रिपेल करती है एक दूसरे को, है ना। ऑलराइट, सो विसरल लेयर फॉर्म्स द पोडोसाइट्स। तो बेसिकली विसरल लेयर क्या है, ये जो पोडोसाइट लगे हुए हैं इसके आसपास, ठीक है, ये पोडोसाइट्स हैं, इस तरह की जो शेप है ना, सॉरी मैंने फेनेस्ट्रेशन बोला था, ये पोडोसाइट्स हैं। तो पोडोसाइट की शेप इस तरह की होती है, ठीक है, जिसके बीच में मतलब मान लो इस तरह से पोडोसाइट सेल्स हैं, ठीक है, इस तरह से पोडोसाइट सेल हैं, तो उनके बीच का जो ये स्पेस होगा वो इतना होता है, 25 से 30 नैनोमीटर, ठीक है। और जूम करके अगर किडनी को दिखाएंगे तो कुछ इस तरह की अपीयरेंस होती है अंदर से क्रॉस सेक्शन करने पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये पोडोसाइट सेल्स है, देन ये एंडोथेलियल सेल्स है, पैराइटल एपिथेलियल, ये अभी डिस्कस नहीं करना है, ये भी डिस्कस बाद में करेंगे, मेसेंजियल सेल्स, इसके फंक्शन को भी। ऑल राइट, ओके,
तो रीनल कॉर्पस्कल को अगर थोड़ा सा और डीप में जाके देखेंगे तो बेसिकली इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है हमारे हमारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ठीक है। तो ये किस चीज से बनाता है, ये भी तीन तरह के सेल से बना होता है। कौन कौन से सेल है वो, जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, लैसिस सेल्स एंड मक्यूला डेंसा, ठीक है। नाउ बेसिकली ये जो अपैरेटस है, ये देखो ये 3 सेल्स हैं इस जगह पे, है ना, इस जगह पे, इस लोकेशन पे, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल है, यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है, और यहाँ पे डीसीटी है। बस इन्हीं 3 जगह के जंक्शन के पास ये अपैरेटस प्रेजेंट होता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है अपैरेटस, फॉर द ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक कंट्रोल ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो। तो बेसिकली जब हमारा रीनल ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब एफरेंट आर्टेरियोल से हमारा ब्लड अंदर आ रहा है, इस चीज को पूरा कंट्रोल करता है ये अपैरेटस, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये जीएफआर को मेंटेन करता है, फिर रेनिन के सिक्रीशन को मेंटेन करता है, ठीक है। नाउ अब लोग इन डेप्थ जानेंगे कि कौन कौन से सेल बेसिकली इसमें जो प्रेजेंट है उसका फंक्शन क्या है। जेजी सेल ये किस जगह पे होता है, एफरेंट आर्टेरियोल के पास होगा, ठीक है। ये एफरेंट आर्टेरियोल के बस जस्ट पास होता है। इसका काम क्या होता है, रेनिन सिक्रीट करना, ठीक है। कब रेनिन सिक्रीट करेगा हम लोग का ये जेजी अपैरेटस, जब भी सोडियम कम हो जाता है। कहाँ पे सोडियम कम हो जाएगा, यहाँ पे डीसीटी के पास ना सेंसेशन आएगी कि सोडियम देखो कम हो रहा है, तो तुरंत वो जेजी सेल को बोलेगा जाओ तुम रेनिन सिक्रीट करो। क्यों, क्योंकि रेनिन का काम ही है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, है ना। लैसिस सेल्स क्या करता है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, नियर दी वैस्कुलर पोल बिटवीन दी एफरेंट आर्टेरियल एंड इफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये रेनिन को कंटेन करता है, ये मतलब अपने पास पकड़ के रखता है। देन मक्यूला डेंसा कहाँ होता है, पार्ट ऑफ डीसीटी के पास, मतलब डीसीटी इस तरफ से डीसीटी है ना, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस जगह पे क्या होगा, ये वाले सेल होंगे मक्यूला डेंसा। ये बेसिकली क्या करते हैं, सेंस करते हैं NaCl के कॉन्सेंट्रेशन को, कितना कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं है, ठीक है। ये सेंस करके बताते हैं जेजी सेल को, फिर जेजी सेल रेनिन सिक्रीट करते हैं। प्लीज किसी का माइक ऑन है, बहुत ठंडा, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। आवाज आ रही है सबको ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज अपना माइक। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। यस ओके, कॉन्ट्रैक्शन कराना और रिलैक्सेशन कराना ये मेसेंचियल सेल का काम है, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ काम कर रहे होते हैं, स्मूथ मसल, और स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, एंडोथेलियल सेल्स के पास। तो उनका कॉन्ट्रैक्शन कराना, रिलैक्सेशन कराना, ये इसका काम है। नाउ पी सेल्स, ठीक है, प्रिंसिपल सेल्स जो बोलते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये किस तरह के, तो थोड़े टॉल होते हैं ये सेल्स, थोड़े लंबे लंबे। कलेक्टिंग डक्ट देखना, नेफ्रॉन, अच्छा कलेक्टिंग डक्ट क्या नेफ्रॉन का पार्ट है, नहीं, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन अलग है, कलेक्टिंग डक्ट अलग है, बस वो उससे जुड़ता है, ठीक है। सो इसका काम क्या है, रीअब्सॉर्ब कराना सोडियम को और वाटर को, और पोटेशियम को सिक्रीट करना, ठीक है। नाउ आई सेल्स जिसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड सेल्स और ब्राउन सेल्स, ये कहाँ होते हैं, ये भी कलेक्टिंग डक्ट पे होता है। ये क्या करते हैं, ये आई से याद रखना, एसिड से याद रहेगा कि H+ आयन एसिड होते हैं, और एसिड में आई आता है, तो आई मतलब आई सेल, ठीक है। कुछ ना कुछ तो याद रखने के लिए करना ही पड़ेगा ट्रिक, समझोगे कितना, एट द एंड कुछ चीजें याद रखनी ही पड़ती हैं। अच्छा, देन पीसीटी। तो अब हम लोग आते हैं रीनल ट्यूब्यूल पे। रीनल ट्यूब्यूल के कुछ कुछ पार्ट होता है, जैसे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो बेसिकली ये 15 mm का मोस्टली होता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जैक्ट इसी मेजर का होगा। याद रखना कि हमारे किडनी के अंदर जितने भी नेफ्रॉन है एग्जैक्ट सेम डायमेंशन के नहीं है, एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्टली उतना ही काम करेंगे ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज पूरी दुनिया में 100% है ही नहीं, ठीक है। सो ये क्या है, पीसीटी में किस तरह के सेल होते हैं, क्यूबॉइडल सेल होते हैं जिसमें माइक्रोविलाई होती है, ठीक है। दे हैव अ ब्रश बॉर्डर। तो और ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन कराते हैं H+ आयन का। देन लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में
ये जो लेंथ है इसकी, ये कितनी होगी 5 mm की। यहाँ पे फ्लैट सिंपल स्क्वामस सेल्स होते हैं, मैक्सिमम दे आर परमेबल टू वाटर। ठीक है, बस याद रखना जो डिस्टल लिम्ब होता है वो परमेबल टू वाटर होता है। ठीक है, देन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, नाउ टीएल किसे बोलते हैं नेफ्रॉन में? टीएल किसको बोलते हैं? कैन एनीवन से? नेफ्रॉन में टीएल किसको बोलते हैं? एक होता है थिक असेंडिंग लूप, ऐसा होता है ना, एक होता है थिन असेंडिंग लूप। ठीक है, सो ये है थिक असेंडिंग लूप। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये डाइल्यूटिंग सेगमेंट है, ये यूरिन को डाइल्यूट कराता है। ठीक है, डीसीटी का कितना डायमेंशन है? 5 mm। सो दे आर हैविंग क्यूबॉइडल सेल्स बट वेरी फ्यू माइक्रोविलाई। ठीक है, मतलब सिलियरी सेल्स जो होते हैं इसमें बहुत कम होते हैं, पर याद रखना इसका ऑपोजिट पीसीटी में माइक्रोविलाई ज्यादा होते हैं। ठीक है, देन कलेक्टिंग डक्ट, सबसे ज्यादा लेंथ इसी का होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? यूरिन को एसिडिफाई करता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, इतने सेल भी कभी याद नहीं रहेंगे। ठीक है, कुछ कुछ जो चीजें मैंने टिक करी है बस उतना ही काफी है। ओके, तो ये अलग अलग पार्ट में आप सेल्स देख सकते हो किस किस तरह के सेल प्रेजेंट है इन द नेफ्रॉन, और हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन है जो कि मैं बता चुका हूं। ठीक है, ओके, तो क्या फिजियोलॉजी पार्ट में कंटिन्यू करूं या फिर सीधा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पे जाऊं? टेल मी। हाँ ना, कोई तो कुछ बोलो। चलो ठीक है, प्लीज कंटिन्यू फिजियोलॉजी पार्ट। ओके। तो ट्यूब्यूलर सिस्टम, ठीक है, यूजुअली याद रखना कि जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है दैट कैन परमिट ओनली 4 नैनोमीटर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि मोर देन 8 नैनोमीटर वो कभी भी अंदर आने ही नहीं देगा। ठीक है, तो वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो नेसेसरी प्रोटीन होते हैं हमारे लॉस ना हो जाए। ठीक है, मोस्टली प्रोटीन का खेल है यहाँ पे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है रीनल ग्लोमेरुलाई में वो कितना होता है? 10 से 15 mm ऑफ Hg। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो मतलब ऐसे ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलस है, इसमें जो ब्लड आ रहा है, अब जो फिल्टर हो रहा है इस जगह पे, इसका जो प्रेशर है वो कितना है? वो इतना है, 10 से 15 mm ऑफ Hg। नाउ रिमेंबर कि 60 से 70% जो फिल्ट्रेट होता है वो कहाँ अब्सॉर्ब होता है? पीसीटी में। ये किसी भी हाल में भूलना नहीं है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में 60 से 70% फिल्ट्रेट एब्सॉर्ब होता है। नाउ पीसीटी का मेन फंक्शन क्या है? पीसीटी का मेन फंक्शन है रीअब्सॉर्प्शन। जो चीज खो रही है उसको दोबारा वापस लेना है। ठीक है, ऑलमोस्ट 100% ग्लूकोज एंड यूरिया यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है, पर याद रखना यूरिया इज अ वेरी बिग कल्प्रिट। ये हमेशा अगर इसका इसका रेशियो बढ़ जाए और कम हो जाए ना, इसकी वजह से किडनी की बैंड बच सकती है। ठीक है, ये क्या अब्सॉर्ब कराता है? बाइकार्बोनेट, एंड 65% ऑफ वाटर इज नाउ रीअब्सॉर्ब्ड हियर। ठीक है, डेफिनेटली सोडियम के साथ ही होता है ये, कहीं भी वाटर जाएगा तो सोडियम जाएगा ही जाएगा। तो इसमें इस पूरे पूरे टॉपिक में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, और ये वाला पार्ट है, 100% ग्लूकोज और यूरिया अब्सॉर्ब होता है। नाउ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन सोडियम, ये हम सभी को पता है, बचपन से पता है ना, बेसिकली प्रिंसिपल सेल्स के हेल्प से। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए थे, इसमें कोई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? डीसीटी। ठीक है, डीसीटी में हमेशा हाइपोटोनिक फ्लूइड आएगा, क्योंकि ऊपर से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, शुरुआत कहाँ से होती है? पहले होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस के बाद फिर क्या आता है? हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर क्या आता है? हमारा लूप ऑफ हेनले। उसके बाद जाके डीसीटी आता है ना, तो डीसीटी अगर उसके बाद आ रहा है तो हमें क्या मिलेगा? हाइपोटोनिक फ्लूइड। व्हाट इज हाइपोटोनिक फ्लूइड? हाइपोटोनिक फ्लूइड किसे बोलते हैं? जिसका कंसंट्रेशन कम होता है। जिसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो कंसंट्रेशन क्यों कम होता है? बिकॉज देयर इज अ मैकेनिज्म नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, है ना। तो वो कॉन्सेंट्रेशन जो यूरिन का होगा उसको मेंटेन करता है। ठीक है, उसके साथ एक और मैकेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज मैकेनिज्म, है ना, जो कि वासा रेक्टा के थ्रू होता है। वो बाद में तुमको मैं शॉर्टकट में बता दूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इन्यूलिन, है ना। इन्यूलिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस इज फ्रीली फिल्टर्ड, नो अब्जॉर्प्शन,
नो रीअब्जॉर्प्शन एंड नो सिक्रेशन, ये ना ही रीअब्जॉर्ब होता है ना ही सिक्रेट होता है, बट ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। नाउ क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके थ्रू ही हम लोग मेजर करते हैं जीएफआर को। तो मोस्टली अगर तुम अपने पेशेंट को जीएफआर एडवाइस करो तो उसमें क्या वो मेजर कर रहा है, उसमें वो ये मेजर करते हैं कि इन्सुलिन क्लियरेंस कैसा है, ठीक है, उसके थ्रू जीएफआर पता लगाया जाता है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। नाउ फ्रीली फिल्टर्ड एंड कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब सब्सटेंस क्या क्या है, ठीक है, ग्लूकोज, few amino acids and bicarbonates, ठीक है, and some more specific index for renal tubular function, that is specific gravity। तो अगर तुम्हें ट्यूबुलर फंक्शन को पूरा पीसीटी डीसीटी ये सब अच्छे से काम कर रहा नहीं कर रहा है, उसके लिए एक मेजर होता है, जीएफआर तो है ही, जीएफआर तो होल सोल किडनी का फंक्शन एक तरह से बता दे रहा है, पर अगर हम लोग देखिए सोचना चाहेंगे कि जो एक ट्यूब्यूल्स है ये ठीक से अपना फंक्शन कर रहे नहीं कर रहे, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन से पता चलेगा, ठीक है। तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई है या कम हो गई है, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारी जो ट्यूब्यूल्स है ठीक से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। हालांकि अब तो बहुत टेस्ट है, दुनिया जहान के टेस्ट है, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, रिमेंबर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अच्छा, इसमें अब दो चीजें हमें पढ़नी है। इट रीअब्सॉर्ब्स वाटर इन रेस्पॉन्स टू वैसोप्रेसिन, जिसको हम लोग एडीएच भी बोलते हैं। एडीएच कहां से सिक्रेट होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से, ठीक है। वेराज जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उसका और क्या फंक्शन है, इट रीअब्सॉर्ब्स सोडियम आल्सो इन रिस्पॉन्स टू एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो सोडियम रीअब्सॉर्ब करता है एल्डोस्टेरॉन के हेल्प की वजह से, और वाटर रीअब्सॉर्ब करता है एडीएच के हेल्प की वजह से, ठीक है। और कहीं ना कहीं एल्डोस्टेरॉन वाटर पे भी अपना छाप छोड़ता है। वो तुमको कैसे पता चलेगा, वो एक डिजीज है कोन्स डिजीज या कोन्स सिंड्रोम, नॉट डिजीज, कोन्स सिंड्रोम, उसके बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा तो समझ में आएगा। सो बेसिकली जीएफआर इज मेजर्ड बाय इन्सुलिन क्लियरेंस, ठीक है। ऑल राइट, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, जीएफआर इज नॉर्मल इन रेस्टिंग पर्सन, ठीक है। अगर एक नॉर्मल आइडियल सिचुएशन सोचे, जो कि कभी होती नहीं है, क्योंकि हर किसी का अगर मैं जीएफआर निकाल के देखूं, हमेशा 125 ml पर मिनट नहीं आएगा या 180 लीटर्स पर डे नहीं आएगा। हम अलग डाइट रखते हैं, हम अलग लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं। हम अगर जिम जाते हैं या फिर हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, डेफिनेटली योर जीएफआर इज गोइंग टू वैरी, है ना। तो इट इज समथिंग कि उन्होंने बोल दिया ये नॉर्मल में आता है, इसके आसपास भी चीजें नॉर्मल में आएंगी, बट इससे बहुत कम और इससे बहुत ज्यादा इज ऑफ कोर्स अब नॉर्मल। तो नॉर्मली यूरिन वॉल्यूम 24 आवर में देखते हैं तो 1 लीटर पर डे नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है अमूमन। दैट मीन्स मोर देन 1 ml पर केजी पर आवर तुम्हारा किडनी यूरिन फॉर्म कर रहा है, तो वो नॉर्मल की श्रेणी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एंड 99% ऑफ योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड, 1% तुम्हारा यूरिन के तौर पे निकलता है, ठीक है। एंड नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बेसिकली क्या है, तुम्हारा ग्लोमेरुलर्स में जो प्रेशर तैयार हो रहा है, जो हमने पहले कैलकुलेट किया ना 10 से 15 वाला, ऊपर मैंने बताया था। तो बेसिकली कैसे होता है ये, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो ब्लड आ रहा है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है। एक होता है बमन कैप्सूल, उसके टुवर्ड्स प्रेशर लगाता है, वो है 18, ठीक है। एंड अनदर इज ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑनकोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से। तो ये सारे जो प्रेशर है ना, एक तरह से बैलेंस बना के चलते हैं एक प्रॉपर फ्लो के लिए हमारे किडनी में। अगर ये प्रेशर में वेरिएशंस आ जाए, क्यों वेरिएशन आएंगे, सबसे पहला तो जो तुम्हारा प्रोटीन है, ठीक है, किडनी अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन लूज करने लग रही है, तब आएगा सबसे पहला वेरिएशन। किसमें आएगा, ऑनकोटिक प्रेशर में वेरिएशन आएगा, है ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में कब वेरिएशन आएगा, जब तुम्हारे ब्लड वॉल्यूम ही गड़बड़ है, या तो तुम्हारी वॉल्यूम बहुत कम हो गई है बॉडी में, ब्लड वॉल्यूम है डिहाइड्रेशन के समय पे, या फिर तुम्हारी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गई है ना, हाइपर वॉल्यूमिया हो गया, तो या फिर हाइपोवॉल्यूमिया हो गया। उन सब केस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर गड़बड़ कर देगा। तो बेसिकली हमारा जो प्रेशर होना चाहिए नेट फिल्ट्रेशन, वो 10 से 15 mmHg होना चाहिए, ठीक है, अमूमन। ना कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो हमारा जीएफआर है वो बढ़ जाता है या फिर जीएफआर कम होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं जीएफआर कम क्यों होता है, क्योंकि कम की वजह से ज्यादा दिक्कत है। डायरिया, बेसिकली डिहाइड्रेशन, तो ये डिहाइड्रेशन के ही हेडिंग में आ जाएगा। फ्लूइड लॉस, डिहाइड्रेशन ही हो रहा है एक तरह से। एफरेंट आर्टेरियल का कॉन्स्ट्रिक्शन, बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई है एफरेंट आर्टेरियल, XYZ बहुत सारे रीजन है उसके।
या फिर इफरेंट आर्टेरियल का बहुत डायलेशन हो गया है, ठीक है, सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन, या तो बहुत डायलेशन हो गया या फिर बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया इफरेंट आर्टेरियल का, तब हमारा ईजीएफआर क्या हो जाएगा, हमारा जीएफआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोचो ना, जीएफआर कम, अगर हम लोग इस तरह से सोचें, कहाँ गई पिक्चर, कहाँ गई, ये देखो, ये एफरेंट आर्टेरियल है, ठीक है, अब यहाँ से ब्लड आ रहा है, अब मैं इसको ही कॉन्स्ट्रिक्ट कर दूं तो तुम्हारा पाइप है एक तरह से, अब यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर तो क्या होगा, खून क्या इसमें ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, ऑब्वियसली बात है कम खून जाएगा, कम खून जाएगा तो जीएफआर भी कम होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ ये वाला फंडा तो समझ में आ गया, ठीक है, इसका तो फंडा समझ में आ गया। अब अगर कोई मुझे बोले कि इसके सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन से यहाँ जीएफआर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया अगर मान लो एक पाइप से पानी आ रहा है तो एक से निकलना भी तो चाहिए बैलेंस के लिए, है ना, यहाँ से तो जब पता चल जाएगा यहाँ से ये निकल ही नहीं पा रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आके ब्लड का फ्लो कम होगा ही, नेचुरल सी बात है, तो तब भी जीएफआर कम होगा सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन में, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, मैं बहुत जल्दी फास्ट बोल रहा हूँ क्या? नो सर। ओके, बिकॉज बहुत सारी चीजें कवर करना था इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। ऑलराइट, सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल इंक्रीज द जीएफआर? प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली अब नॉर्मल स्टेट सेंस इन्फेक्शन में निकल सकते हैं, एफरेंट आर्टेरियल का डायलेटेशन जो इंपॉर्टेंट बस वही बता रहा हूँ, और इफरेंट आर्टेरियल का कॉन्स्ट्रिक्शन, याद रखना माइल्ड टू मॉडरेट इफरेंट आर्टेरियल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जीएफआर बढ़ता है, आर्टेरियल का इफरेंट आर्टेरियल जो बाहर की तरफ जा रही है उसके वजह से जीएफआर कम हो जाता है, माइल्ड टू मॉडरेट से जीएफआर बढ़ता है, सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन अगर हो रहा है इफरेंट आर्टेरियल का तो जीएफआर कम होगा, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। सो जीएफआर हमें याद रखना, ऑब्वियसली जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं या सेल्स हैं वो भी धीरे धीरे करके सिनासेंस नहीं बोलूंगा, वो भी धीरे धीरे करके अपने बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब जीएफआर हम लोग 30 ईयर से, अब हम भी 30 के होने वाले हैं, ठीक है, हो गए हैं, ठीक है, 30 के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, तो बेसिकली उनके केस में क्या होगा, या फिर मोस्टली 50-60 साल की उम्र की अगर बात करें तो जीएफआर डेफिनेटली अपने आप धीरे धीरे कम होता रहेगा, क्योंकि किडनी की जो सिक्रीट फिल्टर करने की, ठीक है, एजिंग की वजह से। ऑलराइट, नाउ जीएफआर ऑब्वियसली बात है शॉक और हाइपोटेंशन वाली कंडीशन में भी जीएफआर कम होता है ना, पर इसको नॉर्मली हमारी बॉडी किस मैकेनिज्म से इसको मेंटेन करती है, तो बेसिकली क्या करती है कि हमारा अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो हमें पता है जीएफआर भी कम होगा, मतलब किडनी में रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया तो हमारी बॉडी इफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है जिसकी वजह से जीएफआर मेंटेन हो जाता है। ये बहुत सिंपल सटीक सा फॉर्मूला है किडनी का, बाकी और भी सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो बताऊंगा। नाउ ठीक है, जीएफआर और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किडनी की डिजीज के स्टेजेस हमें पता चलते हैं, स्पेशली क्रॉनिक रेनल फेलियर वाला जो कंडीशन होती है, क्रॉनिक रेनल डिजीज की जो कंडीशन होती है उससे, उसके लिए जीएफआर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, नाउ क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, रीनल थ्रेशोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सो ये जो लेवल ऑफ ग्लूकोज होता है प्लाज्मा में, ठीक है, कब हम लोग कहेंगे कि अगर इतना प्लाज्मा में ग्लूकोज है तो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा, रीनल ग्लाइकोसूरिया, है ना, वो कब होगा, जब तुम्हारा वेनस ब्लड, तुम्हारा मोस्टली हम लोग का जब लैब में जाते हैं या फिर लैब वाला फ्लेबोटोमिस्ट बोलते हैं ना उसको, जो ब्लड ड्रॉ करता है, वो ब्लड ड्रॉ करने आया, तुम्हारा ब्लड ड्रॉ किया, ब्लड ड्रॉ करने के बाद बेसिकली वो कहाँ से ब्लड ड्रॉ करता है, क्या तुम्हारा आर्टीरियल ब्लड लेके जाता है? वो नहीं, हमेशा हमेशा मोस्टली केसेस में वेनस ब्लड ही ड्रॉ होता है, ठीक है ना। कौन सी ब्रेकियल आर्टरी से हम लोग देते हैं ना मोस्टली अपना खून देता है, किसी की ब्रेकियल आर्टरी नहीं दिखाई समझ में आती तो वो क्या करते हैं, वो हमारे डॉर्सम ऑफ द आर्म से ले लेते हैं, डॉर्सम ऑफ द हैंड से ले लेते हैं, है ना, वहां से भी नहीं समझ में आएगी तो फिर हम लोग का अल्ना के पास की जो भी वेन दिखेगी वहां से ले लेते हैं, तो मोस्टली वो वेनस ब्लड ही होता है जिससे टेस्ट हो रहे होते हैं, है ना। और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसमें आर्टीरियल ब्लड का टेस्ट किया जाता है, ठीक है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस याद रखना है कि अगर इतना शुगर प्रेजेंट है वेनस ब्लड में या आर्टेरियल ब्लड में इतना, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम यूरिन में हमें ग्लूकोज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट अगर रह रहा है तो, क्योंकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का वेरिएशन पूरे दिन में आता है, बट हमारी बॉडी अगर हेल्दी है तो इंसुलिन उसको मेंटेन कर लेगा, अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा,
ठीक है, ऑल राइट। देन एक चीज होती है स्प्ले फिनोमिना और एक होता है एस्केप फिनोमिना। ओके, नाउ ये स्प्ले फिनोमिना क्या है और एस्केप फिनोमिना क्या है, ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। जस्ट अगर मैं 1 मिनट का ब्रेक ले सकता हूँ, मेरे को पानी पीना है, इफ यू पीपल डोंट माइंड, कैन आई? Yes, sir. Yes, sir. Sure. ओके, थैंक यू। नहीं आता है, मैं इसको बहुत सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, तो सुनना। तो बेसिकली क्या होता है ना कि यूरिन में जो ग्लूकोज अपीयर होना शुरू हो रहा है और जो हमारे प्लाज्मा में ग्लूकोज है ना, सर फुल स्क्रीन तो कर दीजिए, फुल स्क्रीन। हेलो, सर स्क्रीन फुल कर दीजिए, उसको क्रॉप है, उसको फुल कर दीजिए स्क्रीन। अब दिखाई दे रहा है? यस सर। अच्छा, तो यस, सही है, ये जो हमारा, सही है, हाँ, सबको सुनाई दे सही रहा है है, सर। दिखाई दे रहा है? हाँ सर, सही है। ओके, थैंक यू। तो बेसिकली तो बेसिकली ये जो स्प्ले फिनोमिना है, अब देखो नॉर्मली अगर मैं बोलूं कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 100 वर्कर हैं, क्या 100 के 100 वर्कर उतना ही एफिशिएंटली काम करते हैं? इवन रोबोट भी क्यों ना रख दूं, क्या सारे 100 के 100 रोबोट एफिशिएंटली एग्जैक्टली एक्यूरेटली उतना ही काम करेंगे? नहीं। तो ये जो ग्लूकोज हमारे यूरिन में अपीयर होता है या और प्लाज्मा में हमारे जो ग्लूकोज बढ़ गया है, तो यूरिन में एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट हमारे दिखेगा? नहीं। या एग्जैक्ट उसी टाइम पे निकलना शुरू होगा? नहीं। क्यों? ऐसा ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये वेरिएशन आ रहा है? इसकी वजह से ये जो ग्राफ होता है ना, इस तरह से बनता है, ठीक है? ये एकदम स्ट्रेट ऐसे करके नहीं जाता है, इसके साथ साथ स्ट्रेट नहीं आता है, इस तरह से बनता है। अच्छा, ये क्यों होता है ऐसा? सबसे पहले देखो कि हमारी किडनी है, हमारी किडनी में अलग अलग मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन है। से फॉर एग्जांपल एक किडनी में हमने बताया था कि 1 से लेके 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स है। क्या सारे नेफ्रॉन एग्जैक्टली उतना एक्यूरेसी के साथ पूरा काम करेंगे? क्या उतना एग्जैक्ट फिल्ट्रेशन करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मान लो कोई कुछ एक अमाउंट का फिल्टर आउट कर रहा है, कोई कुछ एक अमाउंट का फिल्टर आउट कर रहा है, कोई कुछ एक, तो इस टेंडेंसी को बोलते हैं, ये नेचुरल टेंडेंसी, ये नेफ्रॉन हेटेरोजेनेसिटी। मतलब होमोजेनेसिटी मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। और हेटेरोजेनेसिटी मतलब होता है कि एक नेफ्रॉन दूसरे नेफ्रॉन से वर्किंग कैपेसिटी के मद्देनजर अगर देखें हम लोग, तो वैरी करेगा। मान लो एक 1 ml फिल्टर आउट कर रहा है, तो शायद एक 2 ml फिल्टर आउट कर सकता है, 1.5 ml फिल्टर आउट कर सकता है। तो एग्जैक्ट सेम अमाउंट क्या किसी ने सबने किया? नहीं किया। तो स्प्ले फिनोमिना भी कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं। कैसे? तो बेसिकली ये जो यूरिन का ग्लूकोज है और जो ये प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम अमाउंट नहीं निकल के आता है। तो स्प्ले फिनोमिना क्या है? इज द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन अ सब्सटेंस मैक्सिमम रीनल रीअब्जॉर्प्शन वर्सेस अपीयरेंस इन द यूरिन। तो ब्लड में अगर 180 मिलीग्राम ग्लूकोज था और किडनी ने उसको एब्जॉर्ब किया, फिर वो यूरिन में अपीयर हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा 180 मिलीग्राम का पूरा यूरिन में दिख जाएगा, नहीं। ठीक है, बस इतना सा ये सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं। यही है हमारा स्प्ले फिनोमिना। ठीक है, अब इसमें बहुत बहुत बड़े बड़े टर्म और बहुत बड़ी बड़ी चीजें, वो एग्जाम में जाके सब क्या होता है, लुल हो जाता है, कुछ भी दिमाग में नहीं आता है। और सिंपल जब हम समझ लेते हैं तो वो एग्जाम में हम लोग क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। पर इसके लिए कुछ कुछ चीजें हमें या कुछ कुछ नंबर्स हमें दिमाग में रखने हैं। तो वो क्या है? एक होता है टी मैक्सिमम, ठीक है, दैट मीन्स टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है ना, वो मैक्सिमम कितना, 375 मिलीग्राम पर मिनट। ठीक है, बियॉन्ड दिस ग्लूकोज विल स्टार्ट अपेयरिंग इन द टिब्यूलर फ्लूइड। टिब्यूलर फ्लूइड मतलब क्या? वही जो पीसीटी रूपोफेनले डीसीटी से निकल के तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट में आता है, वही तो यूरिन बनता है। जब इस अमाउंट से ऊपर होने लगेगा, ठीक है, ये क्या है, कहां पे दिख रहा है? ये टिब्यूल्स में ये इतना अमाउंट बढ़ गया है,
इससे ऊपर दिखने लगेगा तब जाके हमको वो यूरिन में दिखेगा, ठीक है। बट याद रखना, बट इन एक्चुअल ग्लूकोज स्टार्ट्स अपीयरिंग इन यूरिन एट मच लेस वैल्यू देन दिस। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इसी अमाउंट में आना चाहिए, ये तो आइडियल सिचुएशन हो गई। मान लो किसी का अगर ये वाला जो टी मैक्स है वो कितना है, 300 है, ठीक है, और वो उसी समय हमारे यूरिन में दिखना शुरू हो गया कि या तो यूरिन में ग्लूकोज निकल के आ रहा है, तो दैट इज स्प्ले फिनोमेना। बस इतना, और कुछ नहीं जानना तुम्हें इसमें, ज्यादा जानोगे तो कचड़ा हो जाएगा। ओके, एक होता है तुम्हारा एस्केप फिनोमेना। ये दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो किडनी से रिलेटेड है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। नाउ पहले तो इसको हटाते हैं। ओके, तो एस्केप फिनोमेना ये बेसिकली क्या है, इसको हम लोग ना रीसेट बटन के तौर पे हम लोग दिमाग में रख सकते हैं। कभी पढ़ा है ये एस्केप फिनोमेना, स्प्ले फिनोमेना, फिजियोलॉजी में कभी पढ़ा होगा, है ना, बहुत बचपन में पढ़ा होगा, यूजी में, ठीक है। तो बेसिकली ये बॉडी का रीसेट बटन है। अच्छा, कौन सिंड्रोम पता है सबको, कौन सिंड्रोम पता है सबको, है ना। कौन सिंड्रोम में देखा है कि इडिमा नहीं होता। इडिमा क्यों नहीं होता, उसका रीजन क्या है, वो उसका रीजन सिंपल सा एस्केप फिनोमेना है। बॉडी क्या करती है, रेजिस्ट करती है कुछ चीजों को, ठीक है। बॉडी, आवर बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट। नाउ दिस इज अ बॉडीज वे ऑफ हिटिंग रीसेट बटन। क्यों, टू प्रिवेंट यू फ्रॉम ब्लोइंग अप, इन द सेंस इडिमा होने से तुम्हारे को बचा रहा है। किस कंडीशन में, कौन सिंड्रोम में, क्यों, कौन सिंड्रोम में एल्डोस्टेरॉन बढ़ जाता है, बहुत एल्डोस्टेरॉन हो जाता है बॉडी के अंदर, है ना। अगर तुम्हारे को बाहर से मेडिकेशन नहीं मिल रहा है तो इसको बैलेंस ही नहीं किया जा पाएगा, है ना। अगर तुम सोचोगे तो मैं योगा करके बैलेंस कर लूं तो शायद ही होगा ऐसा, बट आई डोंट नो। तो नॉर्मली जो एल्डोस्टेरॉन होता है, नॉर्मली जो हमारा एल्डोस्टेरॉन होता है, ये क्या करता है, ये किडनी को क्या बोलता है, ये किडनी को क्या बोलता है, अच्छा किडनी ऐसे बना देते, पता चला पोटेशियम ना समझना। तो किडनी को क्या बोलता है ये, कि भाई तुम सॉल्ट को सेव करो, पानी को सेव करो। अब तुम्हारी बॉडी एक एक क्या बोलो, अलर्ट सिचुएशन में जा चुकी है, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन अलर्ट दे रहा है किडनी को, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब बेसिकली ये हो क्यों रहा है, क्योंकि किडनी के ऊपर जो एक पर्टिकुलर एक किस तरह का ऑर्गन होता है, वो ट्यूमर उसके अंदर बन गया है ना, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर बन गया है। नाउ दिस टू मच ऑफ एल्डोस्टेरॉन व्हाट इज गोइंग टू डू इज, इसके वजह से बहुत ज्यादा अब ये स्टोरेज होने लग जाएगा, सॉल्ट का और वाटर का स्टोरेज होने लग जाएगी बॉडी में, है ना। और जहां सॉल्ट और वाटर स्टोर होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे इडिमा तैयार होना शुरू होता है हमारे बॉडी में, है ना। सिंपल सी बात है, जहां मेरे बॉडी में पानी जमना शुरू हो रहा है तो उधर क्या हो रहा है, फूल जाएगी वो पार्ट, वही इडिमा है, ठीक है। बट रियलिटी में जो पेशेंट होते हैं इस कंडीशन में इडिमा नहीं होता। क्यों नहीं होता, बॉडी की वजह से नहीं होता। तो बेसिकली ये 3 स्टेप होते हैं। बेसिकली क्या स्टेप होता है, सबसे पहले तो बोला कि एल्डोस्टेरोन बढ़ गया, इसने बहुत ज्यादा पानी को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, जिसके से ब्लड की वॉल्यूम बढ़ गई, है ना, और हमारा बीपी भी बढ़ गया, ठीक है। अब हमारी बॉडी जैसी बीपी बढ़ा और ब्लड की वॉल्यूम बढ़ी, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, पैनिक हो जाएगी, ठीक है। बॉडी पैनिक होगी तो क्या इसका मतलब है, अब बॉडी पैनिक होने के बाद हार्ट को बोलेगी कि भाई अब सिचुएशन आ गई है कि तुमको एएनपी देना है। एएनपी क्या है, एएनपी का फुल फॉर्म क्या है, एट्रियल नाइट्रोलिटिक पेप्टाइड, ठीक है। तो ये एट्रियल नाइट्रोलिटिक पेप्टाइड क्या करेगा, ये बेसिकली ये जो इतना ज्यादा ब्लड वॉल्यूम हो गया, इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, है ना। तो बेसिकली ये मेंटेन करने की कोशिश करेगा, एंड बॉडी यहाँ से अब ये जो पानी है इतना सारा जम गया है, इसको एस्केप करेगी, ठीक है। कैसे एस्केप करेगी, ये बोलेगा, अब ये एएनपी किसको बोलेगा, किडनी को बोलेगा, भैया जाओ तुम जल्दी से इस पानी को निकालो, ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। ऑल्दो एल्डोस्टेरोन चिल्ला के बोल रहा है कि भाई नहीं, तुम सॉल्ट और पानी को बचाओ, पर यहाँ पे हार्ट आ जाता है, हार्ट आके बोलता है नहीं, ये बेवकूफ बना रहा है, तुम पानी को निकाल के बाहर फेंको। इसी के वजह से इडिमा नहीं होता कोन सिंड्रोम में। बट याद रहे कि किसी भी कोन सिंड्रोम के पेशेंट में अगर इडिमा मिल जाता है, समझ लेना कि उधर हार्ट फेलियर हो चुका है, ठीक है। यही है एस्केप फिनोमेना। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया, सिंपल। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। यस सर। हाँ Okay. बहुत सही, बहुत ठीक है, बहुत तो सही यहाँ तक तरीके किसी से को कोई समझ में आ दिक्कत रहा नहीं होगी। नाउ ओके, अब हम ब्लैडर पे आते हैं। ये जो ब्लैडर हमारा एम्प्टी होता है, ठीक है, नॉर्मली अगर देखें हम लोग अमूमन 50 ml इवन आफ्टर इवैक्यूएटिंग ब्लैडर, हम लोग अगर पेशाब कर भी देते हैं उसके बाद
कितना नॉर्मली 50 ml हमारे ब्लैडर में बच जाता है, ठीक है। पर 50 से 100 ml जो होता है दैट इज नॉर्मल इन एल्डरली पर्सन। नॉर्मल अडल्ट में लेस देन 50 ml अगर वॉल्यूम बच रही है ब्लैडर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल अडल्ट में इतनी वॉल्यूम बच रही है वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो बूढ़े लोगों में इतना बचता है, ठीक है। बट याद रहे कि फर्स्ट अर्ज, पहला अर्ज वॉइड करने के लिए, जब हम लोग को लगता है ना हमें पेशाब जाना है या वॉशरूम जाना है ना, तो सबसे पहला अर्ज आता है नियर अबाउट 150 ml अगर हमारे थैली में या फिर ब्लैडर में जमा हो जाता है, ठीक है। और अगर 300 से 400 ml अगर हो गया, दैट मीन्स अब उसको क्या करना पड़ेगा, दैट इज अ मार्क्ड सेंस ऑफ ब्लैडर, कि भाई अब छोड़ो, मेरे को जाने दो, है ना। बच्चों का ब्लैडर तो वैसे ही बहुत जल्दी फुल हो जाता है, या फीमेल्स का ब्लैडर बहुत जल्दी फुल होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये तुम्हारी बॉडी एकदम अलर्ट सिचुएशन आ जाएगी कि भाई अब नहीं तो वॉशरूम जाओ, नहीं तो यही पैंट में हो जाएगा, काइंड ऑफ सिचुएशन। सो ऐसे याद रखना, ठीक है। ये वॉल्यूम्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है कि हायर सेंटर फॉर ब्लैडर कंटिनेंस एंड मिक्सचुरेशन इज लोकेटेड इन, अच्छा, ब्लैडर कंटिनेंस एंड मिक्सचुरेशन, जो प्रॉपर हमारा जो मिक्सचुरेशन होता है उसका जो मेंटेनेंस है वो कहाँ से हो रहा है, हमारा पैरासेंट्रल लोब ऑफ फ्रंटल लोब। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरासेंट्रल लोब ऑफ या फिर लोब्यूल ऑफ फ्रंटल लोब, ठीक है, ओके। तो ये था। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म, भाई मेरे को लगता है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पार्ट तो मैं कब करूंगा, चलो जल्दी से मैं बता देता हूँ। काउंटर करंट मैकेनिज्म, नाउ ये क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिकली क्या है। अब देखो जरा इधर अगर पिक्चर देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये देखते हैं, ये वाली पिक्चर नहीं, ये वाली पिक्चर देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ 300 है, यहाँ 380 है, यहाँ 580 है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ हो गया, फिर यहाँ जाते जाते क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, मतलब डाइल्यूट हो रहा है। तो बेसिकली ये क्यों, हाँ किसी ने हाथ उठाया, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी रीअब्सॉर्ब कर रही होती है और सिक्रीट कर रही होती है ना। फिर हमारा जो यूरिन होता है एल्कलाइन नेचर का हो रहा होता है, फिर एसिडिक नेचर का हो रहा होता है, जब तक वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है। एंड उसके रेस्पेक्ट में ये जो आयन एक्सचेंज होते हैं, ये सब कहाँ हो रहे होते हैं, वासा रेक्टा के हेल्प से। तो बेसिकली वासा रेक्टा जो इसके आसपास इस तरह की आर्टरी होती, इस तरह की हम लोग आर्टरी समझ, कैपिलरी समझ के चले, इस तरह से लपेटे होती है ना, ठीक है। तो ये वासा रेक्टा है, ठीक है, ये वासा रेक्टा है जो इसके आसपास है, ऑलराइट। नाउ वी नो दैट किडनी एक्सक्रीट्स concentrated and dilute urine depending upon the presence of hydration। हमारे बॉडी में हाइड्रेशन कितना है, पानी की वॉल्यूम कितनी है, उसके डिपेंडिंग पे हमारा यूरिन या तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है या फिर बहुत डाइल्यूट होता है, या फिर एक प्रॉपर क्वांटिटी का होता है। That states that the body concentration or dilution will also depend on the gradient of hyperosmolarity in the medullary interstitium। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या है, ये वाला मेडुलरी इंटरस्टिशियम, क्योंकि सारे नेफ्रॉन के जो पार्ट है ना, ये कहाँ पे, यहीं पर है। जो एक्सचेंज हो रहा है मोस्टली इसी जगह पे हो रहा है, इन्हीं जगह पे हो रहा है। ये कलर चेंज करना पड़ेगा, इन्हीं जगह पे एक्सचेंज हो रहा है, नहीं इस कलर से, ठीक है। ये भी नहीं दिख रहा, अच्छा ये दिखेगा, समझ जाओ। तो ये है मेडुलरी इंटरस्टिशियम, क्लियर। क्योंकि अब इसके बाद कहाँ जाएगा, हमारा जो फिल्टर है ये यहाँ आएगा, रिनल पेल्विस में आएगा, उसके बाद यूरेटर में जाता है, ठीक है। किसके थ्रू जा रहा है, अलग अलग से यहाँ से नहीं आ रहा है, ये पूरा इकट्ठा कलेक्टिंग डक्ट में होके इधर आ रहा है। अब बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट होंगे आसपास, ठीक है। नाउ मैक्सिमम हाइपरटोनिक फ्लूइड एट द टिप ऑफ मेडुला डिक्रीजेस टुवर्ड्स द आउटर मेडुला, ठीक है। तो बेसिकली ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये कैसे काम करता है, ठीक है। पहला है जनरेशन ऑफ द मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलैरिटी। सबसे पहला क्या होगा, मेडुला में बहुत हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड कलेक्ट होगा, ठीक है। देन मेंटेनेंस ऑफ द मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलैरिटी, अब इसको मेंटेन भी करना है। अब हमेशा अगर ये हाइपर ऑस्मोलर रहेगा सिचुएशन, तो क्या होगा, हमारी बॉडी एक नॉर्मल स्टेट में नहीं काम करेगी, इसीलिए वो जो वासा रेक्टा होता है वो उसको मेंटेन करेगा फिर साइड में से, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इतना ही जानना था, और इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं,
हमें बस याद रखना है इसका नाम, ये करता क्या है, ये हमारी जो ऑस्मोलैरिटी है यूरिन की, उसको मेंटेन करता है। उसके रेस्पेक्ट में एक एक्सचेंज सिस्टम होता है जो कि वासा रेक्टा से बना होता है। बस इतना, इससे ज्यादा डीप में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। याद रखना कि मैक्सिमम ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कहाँ होता है हमारे किडनी में, इनर मेडुला में होता है बस। मिनिमम ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कहाँ कितना होता है हमारे किडनी में, कितना होना चाहिए, 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। याद रहे कि इथेनॉल की वजह से क्या होता है, हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है ना। बहुत सारे जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिन्होंने किया होगा यहाँ पे जितने भी मौजूद है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। तो बेसिकली अल्कोहल करता क्या है, वो सप्रेस करता है हमारे एडीएच सिक्रीशन को, है ना। एडीएच सिक्रीशन को सप्रेस कर देगा तो यूरिन आउटपुट अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि एडीएच का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, दैट मींस डायूरेसिस, मतलब यूरिन का को बाहर निकलने से कम करना, एंटी डायूरेसिस, है ना। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, ये सप्रेस कर दे रहा है इथेनॉल, सप्रेस करेगा तो यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है, इसके से डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो बेसिकली जो लोग अभी ठंड में रम, विस्की, इस तरह की तरल पदार्थ का कंजप्शन करते हैं, तो वो बेसिकली यही चीज कर रहा होता है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि दोज हु आर टेकिंग अल्कोहल और दोज हु आर टेकिंग रम और विस्की, दे हैव टू टेक कंज्यूम अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन करता है। ओके, नाउ काउंटर करंट, मल्टीप्लायर में एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस क्या है। जो मल्टीप्लायर है वो लूप ऑफ हेनले मोस्टली परफॉर्म कर रहा होता है, और एक्सचेंज का सिस्टम कौन कर रहा होता है, वासा रेक्टा। ये दोनों ही क्या रहते हैं, ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, मतलब ऑस्मोलैरिटी को क्रिएट करता है ये, और ये मेंटेन करता है, ठीक है। ये एक्टिव मैकेनिज्म है, जहां पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स काम आते हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज के लिए GLUT, ठीक है। बस, और ये पैसिव मैकेनिज्म होता है, थ्रू डिफ्यूजन ऑस्मोसिस चल रहा होता है, ठीक है। और याद रहे कि जितना लेंथ जो लूप ऑफ हेनले का जितना बड़ा होगा, द मोर द ऑस्मोलैरिटी अचीव्ड एट द टिप ऑफ मेडुला, ठीक है। नाउ याद रहे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक कि ये जो वासा रेक्टा वाला जो सिस्टम है, ये और कहाँ हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर में, टेस्टिकुलर वेसल्स में। क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होता है, उसके का फंक्शन में ये काम आता है। और वेने कोमेटांस ऑफ द स्किन, ठीक है, एंड विलाई, मतलब जो इंटेस्टाइन में विलाई होती है, तो उन सब जगह पे ये इस तरह का वासा रेक्टा जैसा अपीयरेंस रहेगा, ठीक है। क्योंकि वहां किडनी, अच्छा, हमारे इंटेस्टाइन में क्या एक्सचेंज हो रहा होता है, हमारे इंटेस्टाइन में There is multiple लिम्फेटिक, glitch in audio. आवाज नहीं आ रहा क्या? Unable sound. माइक में डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा, मैं एक मिनट माइक को सेट कर लेता हूँ। अभी क्लियर है? Yes, sir. ओके, सर अभी ठीक भी है। कुछ आवाज आ रही है। Is it good, sir? जस्ट अ मिनट, मैं लीव करके फिर ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। हाँ अभी जी, सही है। ठीक है। तो जैसे हमारा इंटेस्टाइन में विलाईज होती हैं, तो विलाई में भी क्या होता है ना, वहां पे आसपास जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, इसी तरह से और ब्लड वेसल के साथ वो एक वासा रेक्टा ऐसा फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो ये एग्जांपल्स है कि कहाँ कहाँ ये वासा रेक्टा वाली अपीयरेंस है हमारे बॉडी में, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस RAS, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सेस। ये हमें पता है कि ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये रेगुलेट करता है तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को। तो पहली बात, ये रेगुलेट करता है, ठीक है। मेरे ही नाम का किसी ने ज्वाइन किया गया, सत्येंद्र सिंह, अच्छा। देन BP, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एंड ब्लड वेसल्स और हार्ट की रिमॉडलिंग करना, ठीक है। ये तीन बेसिक फंक्शन है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सिस के, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमें ये पता है, ये किडनी है, किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड है जो कि एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा, है ना। तो ये क्या होता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, हमें पता है, वहां पे जेजी सेल्स होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, वो ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं एफरेंट आर्टेरियल की हेल्प से, कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या बढ़ रहा है, दैट मींस वॉल्यूम, ब्लड की वॉल्यूम कम हो रही है या बढ़ रही है, वो सेंस करता है। इसके सेंसिंग की वजह से ये सिक्रेट करता है एक एंजाइम जिसको हम लोग रेनिन बोलते हैं, ठीक है। नाउ बस इसका क्या काम हो रहा है यहाँ पे, अब अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो रेनिन इंक्रीज होगा, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो रेनिन कम होगा, है ना।
ऑपोजिट काम करते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम ही कर रहा है रेनिन। नाउ ये पिक्चर तो देखी देखी लगी होगी आप लोग को। ओके, तो हमें पता है कि एंजियोटेंसिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि हमारा लिवर सिक्रेट करता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, रेनिन जो हमारे किडनी से रिलीज होता है वो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। ये सारे एमसीक्यू पॉइंट हैं तो ध्यान से सुनना, ये सबको पता है, ऑब्वियस ही बात है, पर भूल जाते हैं हम लोग बहुत कुछ। फिर लंग में से एक एंजाइम आता है, वो होता है हमारा एस, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये भी रिसेंटली आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देन एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है यही है मेन खिलाड़ी। ये क्या काम कर रहा है, ये बेसिकली सिंपैथेटिक एक्टिविटी। अच्छा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी से क्या होता है, कुछ चीजें बढ़ती हैं हमारे बॉडी में। अब ये नर्वस सिस्टम पे तो नहीं जा रहा मैं इसके अंदर, ठीक है। फिर ये हमारे ट्यूबुलर फंक्शन पे भी काम करता है। कैसे, सोडियम को बाहर निकालना, पोटेशियम को अंदर रखना, ठीक है, पानी को बाहर निकालना। एंड देन एल्डोस्टेरोन फंक्शन में आता है साथ में। ये अगर एंजियोटेंसिन 2 है, ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कराता है। अब ये क्या करेगा, सारे फैक्टर मिलके वाटर और सॉल्ट को रिटेंशन कराएंगे, है ना। एंड अल्टीमेटली ये हमारे बीपी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। और हमारे आर्टरीज पे ये एंजियोटेंसिन 2 काम क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। और ये एडीएच ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे भी काम करता है। तो सारे पॉइंट के सारे एमसीक्यू पॉइंट हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुन लो। तो ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है जो कि एडीएच सिक्रेट करता है। एंड एडीएच का फंक्शन क्या होता है, पानी को, अगर एडीएच बहुत ज्यादा सिक्रेट हो रहा है तो पानी को कम करेगा, और कम सिक्रेट हो रहा है तो वो पानी को कम क्या बोलते हैं, मेंटेन करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये हमारे अलग अलग पार्ट पे काम करके हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। ऑल राइट, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज मैंने यहाँ पे समझाई है। ऑल राइट, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, रियल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पार्ट, ठीक है। मैं शॉर्ट में कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। ओके, पहले देखते हैं यूरिनरी कास्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो यूरिनरी कास्ट होता है ये हमारे जब यूरिन में निकल रहा होता है, देखो यूरिन में कभी कभी बोलते हैं ना, कोई पेशाब लाल आ रहा है, पेशाब में से झाग झाग आ रहे हैं, पेशाब में इस तरह की मतलब क्या बोलते हैं, छोटे छोटे पत्थर टाइप आ रहे हैं। तो ये बेसिकली हो क्यों रहा है, कोई बोलेगा किडनी स्टोन है, कोई बोलेगा कि ट्यूमर हो गया अंदर, कोई बोलेगा कि देखो तुम्हारे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। बट उतने बड़े डायग्नोसिस से जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन यूरिनरी कास्ट या यूरिन में जब हम लोग माइक्रोस्कोपी के लिए हम भेजते हैं या रूटीन एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं तो ये चेंजेस आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, है ना। अगर मैं बोलूंगा सिर्फ एक प्रोटीन निकल रहा है तो हाइलिन कास्ट, वहां पे हाइलिन लेयर होता है हमारे किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स में, तो वो हाइलिन कास्ट की वजह से हो सकता है। एक नॉर्मली अगर एक मिनिमम अमाउंट का प्रोटीन आ रहा है, या फिर टॉम हॉर्सफोल प्रोटीन, ये नॉर्मली हमारे यूरिन में मिलेगा ही मिलेगा। ये कौन सिक्रेट करता है, लूप ऑफ हेनले के एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, ठीक है, यही ये प्रोटीन सिक्रेट करता है, और ये प्रोटीन हमारे यूरिन में अपीयर होता है, उसको बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है, टॉम हॉर्सफॉल प्रोटीन। अगर हमारे यूरिन में आरबीसी कास्ट दिख रही है, दैट इज सजेस्टिव ऑफ ग्लोमेरुलर इंजरी, तुम्हारे ग्लोमेरुलस में इंजरी हुई है। क्यों, क्योंकि ग्लोमेरुलस क्या है, वो तो ब्लड वेसल का ही कॉन्वोल्यूशन है ना, इस तरह से एक छन्नी टाइप बन गया है। मान लो सिर्फ डब्ल्यूबीसी, अभी पहले देखो सिर्फ डब्ल्यूबीसी अगर निकल रहे हैं, दैट मीन्स या तो इंटरस्टिशियल इंजरी है। इंटरस्टिशियम किसे बोलते हैं किडनी का, सीधा इस पिक्चर पे आ जाऊं, कहाँ गया, एक तो ऊपर जाना पड़ रहा है बहुत, ठीक है, यही वाला पार्ट देखो। हाँ, तो बेसिकली नेफ्रॉन के अलावा जो पार्ट है ये सब, ये पूरा इंटरस्टिशियम कहलाएगा, ठीक है, किडनी के अंदर का नेफ्रॉन के अलावा जो पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, हमारा इंटरस्टिशियम में इंजरी हो गई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जिसमें हम लोग को सिर्फ डब्ल्यूबीसी दिखेंगे। पर अगर डब्ल्यूबीसी के साथ मुझे बैक्टीरिया भी दिख जाए तो वो क्या इंडिकेट करेगा, पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रॉड ग्लैन्युलर कास्ट, ये एमसीक्यू है, ठीक है, पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। तो बेसिकली किस में दिखता है, क्रॉनिक रिनल फेलियर में दिखता है। कहाँ दिखता है ये, क्रॉनिक रिनल फेलियर में दिखता है, ठीक है। एंड देन और कौन कौन सी कंडीशन में दिख सकता
सकता है ब्रॉड ग्रेन्युलर फाइब्रोसिस में, मतलब जो किडनी का इंटरस्टिशियम पार्ट है वहां फाइब्रोसिस अगर हो रहा है तो ये दिख सकता है हमारे यूरिन में, मतलब अपीयर हो सकता है। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि हमारी जो ट्यूब्यूल्स है वो डायलेट हो गई हैं, तभी जाके ब्रॉड मतलब बड़ी ग्रेन्युलर कास्ट निकल के आ रही है। निकल के तभी ना आएगी जब हमारे ट्यूब्यूल्स डायलेट हो चुके होंगे। वो कब होंगे? जब हमारी किडनी फेलियर कंडीशन में जा रही होगी या फिर हमारी किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, स्पेशली क्रॉनिक कंडीशन में, दैट इज CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर। पिगमेंटेड मडी, मतलब जो यूरिन में कास्ट निकल के आ रही है वो पिगमेंटेड है, ब्राउनिश कलर की है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ब्लड की दिक्कत हो रही है। बट उसके साथ और भी सेल्स हो सकता है, जैसे इस्चेमिक और नेफ्रोटिक इंजरी अगर हुई है, या टिब्यूलर नेक्रोसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। टिब्यूलर नेक्रोसिस में तुम्हें ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट दिखेगी या फिर पिगमेंटेड कास्ट दिखेगी, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अलग अलग डिजीज के, ठीक है। अगर हम लोग रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं ना, तो मोस्टली हम लोग अगर किसी को सजेस्ट करते हैं अपने क्लिनिक में, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि LFT कराओ, KFT कराओ, है ना, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट के 3 मेजर पार्ट होते हैं, है ना। 3 मेजर पार्ट क्या होता है? सबसे पहला है GFR किससे पता करते हैं हम लोग? इन्यूलिन क्लियरेंस टेस्ट या फिर क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। तुम्हारे किडनी में से कितना क्रेटिनिन रिलीज हो रहा है, 0.5 तक या 0.3 तक हम लोग नॉर्मल पकड़ के चलते हैं। 0.5 0.3 से ऊपर ऊपर बढ़ते जाओ, 1 अगर आ गया या 1 से ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि किडनी इज नॉट फंक्शनिंग वेरी वेल, है ना। देन ट्यूब्यूलर फंक्शन, ट्यूब्यूल्स तुम्हारे अच्छे से काम कर रहे नहीं कर रहे। सबसे पहला तो हमने बताया था यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एक चीज जो होता है वो है वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट, ठीक है। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट वो DCT का फंक्शन हम लोग पता कर रहे होते हैं। देन रीनल ब्लड फ्लो तुम्हारा ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये किससे पता चलेगा? पैरा अमीनो हिप्यूरिक या फिर हिप्यूरेट क्लियरेंस, ये है तुम्हारे मतलब यूरिन में प्रॉपरली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इससे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं और हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब मैं इसको बहुत, वो मुदित खन्ना में जो लिखा है और फलाना किताबों में लिखा है, उसमें बहुत इतनी सारी थ्योरी दे देते हैं ना कि इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि MCQ आएगा तो एग्जैक्टली मैं कहाँ पे लगाऊं, क्योंकि वहां थ्योरी तो तुमसे पूछी जाएगी, है ना। तो बेसिकली ये क्या होता है? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का मतलब जो एसिडिफिकेशन होता है हमारे किडनी का, है ना, वो क्या हो रहा है? वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बाइकार्बोनेट या फिर H+ आयंस की डिस्टर्बेंस हो रखी है ना। तो हम लोग को पता है कि जो ये होता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस RTA, ये 3 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 4, ठीक है। ऐसे करके याद रखना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो कैसे याद रखना है इसको? 2, 1, 4, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे याद रखना है? जो है ना, एक है टाइप 1, एक है टाइप 2 मतलब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और एक है टाइप 4, ठीक है। टाइप 1 पहले तो पता कर लेते हैं कॉजेशन क्या है। जॉगरेन सिंड्रोम और RA में होने की चांसेस होती है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की टाइप 1 होने की। तो टाइप 1 अगर हो रहा है तो मतलब वो किस जगह को अफेक्ट कर रहा है? DCT को अफेक्ट कर रहा है। डायग्राम गंदा हो जाएगा। DCT को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं टाइप 2 बोल रहा हूं तो वो कौन कौन से कारण कैसे हो सकता है? लेड पॉइजनिंग मोस्ट कॉमन। तो कौन सी जगह पे, अगर मैं टाइप 2 बोल रहा हूं तो कौन सी जगह पे अफेक्ट कर रहा है? PCT पे अफेक्ट कर रहा है। और टाइप 4 अगर मैं बोल रहा हूं तो सबसे लास्ट में क्या आता है? हमारा कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में प्रॉब्लम हो रखी है। तो मोस्टली कौन सा कॉजेशन है? SLE की वजह से हो सकता है टाइप 4 RTA, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, या फिर सिकल सेल एनीमिया की वजह से हो सकता है, ठीक है। ओके, अब इसको कैसे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक चीजें जो MCQ में पूछी जाती हैं उसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? 2, 1, 4। पहले तो ये नंबर याद रखो, 2, 1, 4 मतलब इवन ऑड इवन, ठीक है। ये इवन नंबर है, फिर ये ऑड नंबर है, फिर ये इवन नंबर है। इवन ऑड इवन, क्लियर यहाँ तक? मतलब टाइप 2, टाइप 1, टाइप 4, क्लियर यहाँ तक? फिर इसमें 2 आयन का हमें दिमाग में रखना है, एक है पोटेशियम, एक कैल्शियम, बस इतना दिमाग में रख लिया, ठीक है। अब पोटेशियम को हम लोग दिमाग में फिट करते हैं। टाइप 2 RT अगर है तो याद रखना, ऐसे करके याद रखना, लो लो मोर, मतलब 1 नंबर भी छोटा होता है, 2 नंबर भी छोटा होता है, 4 नंबर इन दोनों से बड़ा है। तो लो लो मोर मतलब टाइप 2 में पोटेशियम कम होगा, टाइप 1 में पोटेशियम कम होगा, टाइप 4 में पोटेशियम ज्यादा होगा। ये MCQ है, जो कि जितनी भी थ्योरी पढ़ लो दिमाग में नहीं रहेगा तो वहां जाके गलती आंसर लगा के आएंगे, ठीक है।
फिर आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम टाइप 2 में नॉर्मल होगा और टाइप 4 में भी नॉर्मल होगा। ठीक है, दो चीज याद रखिए बच्चा, बीच का 214 हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये कैल्शियम इसमें ज्यादा बड़ा होगा, गंदा हो जाएगा इसलिए आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज याद रखना कि पीएच टाइप 2 में और टाइप 4 में कम रहेगा और इसमें बड़ा रहेगा। तो कैल्शियम और पीएच किस में बड़ा रहता है? टाइप 1 में बड़ा रहता है, बाकी में कैल्शियम और पीएच नॉर्मल रहेगा। कैल्शियम और पीएच 5.5 से कम रहेगा। और किडनी स्टोन किस में मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 में। ठीक है, तो ये टेबल अच्छे से तुमको दिमाग में होना चाहिए। इससे ही तुम्हारा जो ये रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है खत्म, ज्यादा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम होम्योपैथ हैं, हम एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं जो इतना डिटेल में पूछ लेंगे, नहीं पूछेंगे कभी भी। ठीक है, सो याद रहे कि टाइप 2 एंड टाइप 1 या फिर टाइप 1 एंड टाइप 2 दे आर हाइपोकैलेमिक एसिडोसिस, मतलब पोटेशियम कम है, एसिडोसिस, पीएच कम है ना, तो एसिडोसिस हो रहा है। ठीक है, और टाइप 4 जो है उसमें क्या होगा? हाइपर कैलेमिक, पोटेशियम क्या है टाइप 4 में? ज्यादा है। ठीक है, तो बस हमें ये याद रखना है। ओके, देन रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस। रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ना, कुछ तो नो बोलो। सर, क्लियर। नहीं सर, No, क्लियर है, sir. एकदम क्लियर। देन रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस। अब रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस, पहले ये देखो स्ट्रक्चर की पैपिला होता कहां पर है? कौन सा पार्ट है पैपिला का? ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट। देखो किडनी को देखो, ये कैंसर पिरामिड के पास के ये जो पोर्शन है, दिस इज रीनल पैपिला। अब हम लोग इसकी डिजीज की बात करेंगे, दैट मींस इसमें ये देखो, ध्यान से अगर देखोगे, अब ये तो थोड़ी सी रियलिटी और पिक्चर हमेशा अलग ही होती है। ठीक है, रियल जिंदगी और रील की जिंदगी में अंतर है। जो इंस्टाग्राम पे दिखता है वो रियलिटी नहीं होती। अब देखो यहाँ पे तो तुम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कौन सी लोकेशन, पता चल रहा है? ये मोस्टली ये वाला पार्ट है, ये पिरामिड है और ये वाला पार्ट है। ठीक है, ओके। नाउ रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस इज इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पार्ट से। ओके, इट इज कॉज्ड बाय इस्चेमिक नेक्रोसिस प्लस स्लफिंग ऑफ द रीनल पैपुला। स्लफिंग क्यों हो रही है? वहां ब्लड ठीक से पहुंच नहीं पाया, अब वहां पे स्लफिंग तैयार होगी। स्लफिंग क्यों हो रही है? वहां पे इंफ्लेमेटरी सेल्स आना शुरू कर देंगे। हमें क्या याद रखना है इसमें इसका ट्रायड होता है। क्या ट्रायड है? सबसे पहला लॉइन पेन, जो किडनी रीनल स्टोन के केस में भी हमें लॉइन पेन मिलता है ना। लॉइन तो मेरे को बताना नहीं पड़ेगा कि लॉइन कौन सी लोकेशन होती है बॉडी में, आप सब बीएचएमएस और एमडी पढ़ चुके हो शायद। देन हिमेचूरिया, ठीक है, एंड देन वेरिएबल डिग्री ऑफ रीनल इंपेयरमेंट, अलग अलग तरह के सिम्टम आना शुरू होंगे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोस। ठीक है, बट हमें याद क्या रखना है इसमें? ये ट्रायड याद रखना है और हमें सबसे इंपॉर्टेंट इसके कॉजेशन याद रखने हैं पोस्ट कार्ड से। ठीक है, तो रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस, ठीक है, तो पोस्ट कार्ड ये रीना नाम की एक लड़की थी, शी यूज्ड टू लव बंगाली बॉय दैट इज पापी। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग अ स्टोरी आउट ऑफ इट एंड शी हैज सेंड अ पोस्ट कार्ड टू हर, बट उस पोस्ट कार्ड में क्या था? उसके डिजीज के बारे में था। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो पोस्ट कार्ड बेसिकली इसका निमोनिक है, पी से पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस अगर किसी को हुआ है उसको रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस होने के चांसेस भी होंगे। ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, या तो स्टोन के वजह से या फिर वहां ट्यूमर हो गया हो, उसके वजह से भी रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस हो सकता है। सिकल सेल डिजीज से भी होता है। ट्यूबरक्लोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस। फिर है सिरोसिस ऑफ लिवर। एनाल्जेसिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल एंड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स बेसिकली जो एस्पिरिन और जो पेन किलर्स यूज कर रहे होते हैं, आइब्रोफेन, ये मोस्टली बहुत लोग यूज करते हैं, बोलते हैं ना किडनी फेल हो गई, किडनी खराब हो गई, तो उसमें से एक चीज होती है ये रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस भी होता है। देन रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, एंड डायबिटीज, ये डायबिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जितने भी मैंने बताए इसके कॉजेशन एक से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सारे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है पोस्ट कार्ड से। तो निमोनिक फॉर रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस इज पोस्ट कार्ड, और इसमें ट्रायड क्या याद रखना है? लॉइन पेन, हिमेचूरिया एंड वेरिएबल डिग्री ऑफ रीनल इंपेयरमेंट। ठीक है, क्योंकि कॉजेशन अलग अलग तरह की है ना इसमें, ऑब्वियसली बात, अगर कॉजेशन अलग अलग तरह की है तो इसमें जो मैनिफेस्टेशन होगी डिजीज की वो भी अलग अलग तरह की दिखेंगी।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आई होप। देन नेक्स्ट इज टिब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। किसी को कोई दिक्कत है? सर एक क्वेश्चन था। हाँ जो ये रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस है, जो कॉज आपने बताया पोस्ट कार्ड निमोनिक के माध्यम से, बट हाँ। इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा हो सकता है? मोस्ट कॉमन yes. अच्छा ये बताओ, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा होता है हमारा, और मोस्ट कॉमन डिजीज हमारे इंडिया में कौन सी चल रही है? टीबी। टीबी। टीबी, अच्छा ठीक है। और डायबिटीज। डायबिटीज। यस। तो डायबिटीज इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन अगर बोलेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। ओके। आई होप यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। और मेडिसिन की वजह से बोलेंगे तो एनसेट्स की वजह से मोस्ट कॉमनली हो रहा है ना, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो देन विल टॉक अबाउट द टिब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ओके, तो टिब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस मतलब टिब्यूल्स की भी प्रॉब्लम हो रही है, इंटरस्टिशियम किडनी के इंटरस्टिशियम की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेटरी सेल्स जो होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर देंगे इंटरस्टिशियम को। तो इंटरस्टिशियम है कौन सा पार्ट? नेफ्रॉन के अलावा जितना भी वो मतलब पार्ट है ना, वो सब इंटरस्टिशियम ही है। अब बेसिकली इससे क्या होता है, ये जो अगर इन्फ्लामेशन हुई है इसकी वजह से हमारे टिब्यूल्स का फंक्शन खराब होगा सबसे पहला, और जीएफआर कम हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हो क्यों रहा है, तो ये मोस्टली जो होता है वो पहली बात तो इन्फेक्शंस की वजह से है। सबसे मोस्ट कॉमन इज स्ट्रेप्टोकोकस। देन उसके बाद सीएमवी क्या होता है, साइटोमेगालोवायरस। वो मोस्टली किस में मिलेगा, एचआईवी के पेशेंट्स में मिलेगा। तो अगर उनका CD4 काउंट बहुत कम है एचआईवी के पेशेंट्स का, तो उनको लाइकली साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन हो जाएगा, और उनके केस में ये कंडीशन रीनल डिजीज हो सकती है, ठीक है। देन लेजियोनेला, ये तो लंग में इन्फेक्शन करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें याद रखना है इसके इन्फेक्शन से। फिर बाकी जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, कुछ कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स, इन सब की वजह से, ठीक है। पर याद क्या रखना है इसमें कि यूसिनोफिलिया होता है इसमें। रैश और फीवर तो बहुत कंडीशन में रैश के साथ फीवर आते हैं, बट यूसिनोफिल इसमें बहुत बढ़ जाएगा, यूसिनोफिलूरिया, ठीक है। और इसमें याद रखना है इसकी हिस्टोपैथोलॉजी, दैट मींस इसकी बायोप्सी अगर करेंगे तो क्या होगा, इंटरस्टिशियल एडेमा विद WBC इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, कैन बिकम अ क्रॉनिक विद फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग एंड एट्रोफी। तो इंटरस्टिशियल में WBC भरे पड़े होंगे, ठीक है। तो ये है इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। और अगर लैब में देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज मिलेगी, प्रोटीनूरिया तो मिलेगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलेगा यूसिनोफिल भर भर के, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देन अब बात करते हैं हम लोग अक्यूट रिनल फेलियर के बारे में। क्या पूरा रिनल सिस्टम खत्म करना है क्या आज ही? टाइम हो गया। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं रिनल सिस्टम के। दिस वाज योर इंट्रोडक्टरी क्लास। होप यू पीपल लाइक्ड इट। समझ में आया होगा? हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर ये आपका Yes. बहुत अच्छा समझ में आया सर। हाँ सर जी। एक कुछ बात कहनी थी कि सर क्या ये सभी टॉपिक रिकॉर्डेड हाँ। लेक्चर विद PDF हमें मिलेंगे क्या? मैं यहाँ ये पूछने के लिए आपसे अधिकृत हूँ अभी। अरे बाप रे, इतनी ज्यादा हिंदी। बेसिकली आप जो मॉडरेटर हैं होमियो अड्डा के, उनको डायरेक्टली टेक्स्ट करना। जो ग्रुप में टेक्स्ट करते हैं ना, उनको जी, जी, डायरेक्टली जी। करना, वो आपको कन्वे कर देंगे सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है सर, पर तो क्या डोंट वरी। ऐप है क्या सर? पर सर बस एक चीज बताइए सर, क्या ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगे बाद में रिवाइज करने के लिए, और PDF हम इसको निकाल सकेंगे, ऐसा कुछ रहेगा क्या? हाँ, ये तो अवेलेबल होना तो चाहिए, और होगा, मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। और बाकी कंफर्म कर लो आप वो मॉडरेटर हाँ से, हाँ सर। जो होमियो अड्डा और के सर मॉडरेटर है, कंफर्म मिलेगा, सर ठीक ये है। मेडिसिन अड्डा कहाँ पर मिलेगा सर? सर? हाँ जी, होमियो अड्डा ये होमियो अड्डा कहाँ पर मिलेगा? ऐप है क्या सर? मिलेगा। देखो उन्होंने बोला है ना, अरे जो ग्रुप में ज्वाइन हुए हो उसमें हाँ ऐप हाँ भी सर। है, हाँ प्लस हाँ वो टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, प्लस वो क्लास भी करवा रहे हैं, जी। ठीक है। सर एक और चीज ऐप थी लिंक। सर, आप एमओ के जो एग्जाम होते हैं उसमें एलाइड पोर्शन में मेडिसिन का कितना बड़ा रोल होता है? जैसे मेडिसिन में अगर देखो अगर हम लोग 50%। अगर इवैल्यूएशन देखें तो लास्ट ईयर का मुझे जितना याद है, मैंने पेपर देखा, सकता है ना कभी 22 क्वेश्चन आ जाए, कभी 15 क्वेश्चन आ जाए, कभी मतलब रेशियो अच्छा रहता है मेडिसिन का। और मेडिसिन तो हर एक एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा, क्या बात कर रहे हो। नहीं नहीं, अच्छी बात है सर, वही पूछ हाँ, रहा था सर। मेडिसिन इज अ सब्जेक्ट की एमओ यूपीएससी इन सब में तुमको पूछा ही जाएगा। यू कैन सर नॉट टोटल एस्केप फ्रॉम टॉपिक मेडिसिन। सर, जितने भी टॉपिक हैं मेडिसिन के, वो सभी सिस्टम आप ही कवर करेंगे या अलग अलग लोग रहेंगे? मोस्टली 2 लोग रहेंगे, बिकॉज मेडिसिन देखो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है।
एक अकेले इंसान से कवर करना डिफिकल्ट है। आप भी समझ सकते हो बात, है ना। सर वो बट क्योंकि ना बेसिक क्वेश्चन ये है सर कि वो मुदित खन्ना उठाओ तो वो बहुत वास्ट है सर, और एग्जाम 3-4 महीने में अगर होंगे तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है। अगर आप इसी तरह गाइड करेंगे तो शायद बेहतर हो पाए। हाँ, मैं क्लासेस तो लूंगा, बट आप जितनी और भी एक्स्ट्रा क्वारीज हैं वो आप मॉडरेटर जो हैं होमी अड्डा के, उन्होंने ग्रुप में भी अभी देखो यहाँ पे भी क्लास में मैसेज कर रहे हैं, तो वो नंबर भी दिया उन्होंने, देख लो नंबर चैट बॉक्स खोल के, जी ठीक जी है। तो आप जैसे उनसे भी आपने कांटेक्ट करो। सर जैसे आपने अभी सर एक बताया बस एक कि कोई 15 से बुक भी रिफर करेंगे सर? वन बाय वन आस्क क्वेश्चन, वन बाय वन, सर ठीक है। कोई बुक भी रिफर करेंगे आप, जैसे सिस्टम वाइज कोई बुक होम्योपैथिक एचएमओ की लेवल की, सिस्टम वाइज सिस्टम वाइज जो आपको लगे उचित, एचएमओ के लेवल की जैसे। सिस्टम वाइज तो नहीं, जैसे अक्रॉस की बुक्स आती हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की या फिर फिजियोलॉजी की, वो अच्छी होती हैं। उसमें स्टैंडर्ड जो रेलिवेंट चीजें होती हैं वो भी होती है उसके अंदर, एक्रॉस की। अक्रॉस की, ठीक है। थैंक यू सर। और भी बहुत सारी बुक हैं, पर 10 बुक पढ़ने से बेटर है कि एक अच्छी बुक पढ़ो, है ना। सर हाँ जी, अभी जैसे आपने बताया कि 15 से ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन आ सकते हैं मेडिसिन में से, हाँ जी। तो ये टॉपिक मतलब एक चैप्टर जैसे कि ब्लड हो गया या ये रीनल हो गया, एक टॉपिक में से कितना क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो, दिस इज लाइक क्वेश्चन, अब जो ये आपने पूछा, ये नेसेसरी नहीं है कि हाँ हमेशा इसी चैप्टर से ज्यादा आएंगे, है ना। पर मोस्टली जैसे ब्लड का चैप्टर हो गया, हमारा जीआई हो गया, है ना, हमारा कार्डियोवास्कुलर हो गया, सीएनएस हो गया, जो मेजर चैप्टर्स हैं इससे ज्यादा कवर होते हैं। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही रेशियो रहेगा, है ना। जो भी पेपर सेट कर रहे होंगे उन्होंने अपना अलग अलग लोगों से को भेजा बेसिकली जाता है। जैसे हाँ आप जी, मेरा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आई मीन चैप्टर है, सीबीएसई है, तो अंदाजन मतलब क्यों मैक्सिमम सीबीएसई, कितने क्यों सिर्फ क्वेश्चन? इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और भी चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है। नहीं, मतलब एग्जाम्पल जो आपने बोला ना, अच्छा, तो हाँ जी, हाँ इसीलिए जी। मैं बोल रही हूँ कि एक चैप्टर से मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? देखो, ये दिस इज समथिंग अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। एक चैप्टर से मैक्सिमम 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, है ना। ओके अगर आप ठीक पहले एनालाइज, अभी मैंने देखो ये क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे एनालिसिस नहीं दिखाया, नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा, तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमें कितनी एम्फेसिस देनी है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को, और हर एक चैप्टर को देनी है। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर को मैंने देके रख दिया फिर पता चला वहां से क्वेश्चन ही नहीं बने। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको बता देगा कोई क्वेश्चन उतने फॉल ही करेंगे वहां से? नहीं, नहीं कोई नहीं बताएगा। एक अजम्पशन बताता है कोई भी, किसके Right. बेसिस पे अजम्पशन तैयार होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, राइट है ना, है ना। तो वो अजम्पशन बताते हैं, बट क्वेश्चन कभी कभी देखो पीएसएम के क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आते, पर आते हैं, है ना। तो कुछ लोग सोचेंगे पीएसएम ही ना पढ़ो, पता चला कि वहां से पिछले बार 5 आए थे, इस बार 10 आ गए, फिर क्या करोगे? तो यू हैव टू मेंटेन दिस बैलेंस। सर वो एक कैसे पता चलेगा? हाँ जी, जी, बस एक क्वेश्चन सर, ये हाँ था जी। कि जैसे हम गए कॉमन तरीके से गए दुकान से, हमने मुदित खन्ना उठा ली। आजकल मुदित खन्ना 2 वॉल्यूम में आती है, पर सर मुदित खन्ना वो होती है सर, मतलब एमबीबीएस वालों के लेवल की या फिर पीजी एंट्रेंस के लिए होती है मैक्सिमम। बट देखो, सर मुदित हमारा खन्ना, एक तो बस सर मुदित ये खन्ना एक के लिए लाइन एक ही कंप्लीट वर्ड कर में लें। बोलूंगा। जी देखो, जी 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 मुदित खन्ना के लिए एक ही वर्ड बोलूंगा, वो सर्वगुण संपन्न किताब है, ठीक है। चाहे एमबीबीएस ले लो, बीएमएस ले लो, बीएचएमएस ले लो, सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और अब से नहीं, बहुत सालों से कर रहे हैं। जी तो जी ये डिपेंड करता है, देखो उसमें इतना कुछ लिखा हुआ है, अब हम पढ़ के बैठे हैं तब हम तो तुमको पढ़ा रहे हैं, है ना। जी अब जी सर। आप अगर एफर्ट नहीं दोगे या मैं एफर्ट नहीं दूंगा तो बात तो नहीं बनेगी। आइदर मैं एफर्ट दे के आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसके सारे एसेंस मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, अलग अलग किताब के। सर मैं समझ रहा हूँ सर, मैं वो क्वेश्चन में मेरा दूसरा वाक्य ये था कि क्या सर एचएमओ के लेवल के लिए 3 से 4 महीने के लिए मुदित खन्ना बहुत वास्ट लगती है, तो क्या हम उसके थ्रू ही हमें जाना पड़ेगा कि हम कोई दूसरी बुक भी पकड़ सकते हैं, या फिर कोई मतलब भी आपके बुक गाइड पकड़ना, कोई भी बुक आपके पकड़ना, तो एक बुक पकड़ना जिसमें ऑब्वियस ही बात है वो लोग मैक्सिमम टॉपिक डील करते हैं, जिसको तुम्हें 2-3 बार रिवाइज करनी पड़ेगी, सिंपल। 10 बुक पकड़ना मतलब, वो कहावत है ना, 2 नाव पे चढ़ना और जी सावधानी, जी समथिंग ऐसे कहानी है, जी ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सिंपल सा, एक बुक को पकड़ना, उसमें भी वही सिस्टम दे रखे हैं, उसमें भी वही सिस्टम दे रखे हैं, है ना, और उसमें भी वही पोर्शन दे रखा है। मतलब सर आपके फॉलो अप के थ्रू जाएंगे तो हम कवर अप कर ले जाएंगे, है ना सर? आप मेरे, हाँ 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 जी, कोई एक बोलो क्योंकि कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, कौन बोल रहा है?
जी सर, आप जिसमें फिजियोलॉजी अभी पढ़ा रहे थे तो सर ये पीएम के साथ फिजियोलॉजी भी आप इंक्लूड करेंगे? नहीं, क्योंकि देखो मैं सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की क्लास लूंगा। ये फिजियोलॉजी इसलिए मैंने बताया कि तुम लोग को थोड़ा सा एक कनेक्शन बने कि हाँ, बहुत दिनों बाद अगर पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को तो फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की ही क्लास ले रहा हूँ। अगर फिजियोलॉजी की क्लास होगी तो वो मॉडरेटर बताएंगे कि करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। जी सर, बाकी मैंने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, तो मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ही लूंगा, बिकॉज फिजियोलॉजी इज अनदर सब्जेक्ट, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। होप क्लास समझ में आई होगी। यस सर, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। पीजी की कोई बुक Thank बताइए you, ना thank you. वेलकम। सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? पीजी के लिए कोई बुक बताइए ना सर, पीजी एमडी के लिए। एक बार सुन लीजिएगा। एमडी के लिए अक्रॉस की बुक खरीद लेना, नहीं तो मुदित खन्ना। उससे ज्यादा इतर बितर करके बुक खरीदोगे तो फिर क्या होगा, कंफ्यूज रहोगे, क्या पढूं, आज इससे पढूं आज उससे पढूं। एक बुक को खरीद के अगर तुम 4 बार रिवाइज करोगे ना, वो बराबर है 5 बुक के, ठीक है। 10 दोनों में भी बुक, वही बुक चलेगी सर? हाँ, मेडिकल ऑफिसर और पीजी दोनों में वही बुक काम आएगी सर? दोनों में काम करेगी। क्या तुम्हारा रीनल सिस्टम अलग हो जाएगा? क्या तुम्हारा सीएनएस सिस्टम अलग हो जाएगा? टॉपिक उसमें सेम ही दिया है। हाँ, ये हो सकता है कि लैंग्वेज में डिफरेंस आता है किताबों में, है ना, कि किस तरह से राइटर ने एक्सप्लेन किया है। मुदित खन्ना में मॉडरेट है, मतलब ना ही हाई फाई है ना ही बहुत इजी है, ठीक है। अब अक्रॉस की जो बुक्स आती हैं वो भी एक अच्छी बुक है। यू कैन जस्ट पहले एक बार जाके बुक स्टोर पे चेक करो किस तरह की बुक है। तुम्हें अगर समझ में आ रहा है 1-2 चैप्टर देखने से तो तुम लो बुक, वरना अक्रॉस की बुक भी अच्छी है। अब देखो यहाँ मैं ना बुक प्रमोट करने के लिए नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग चीजें होती हैं, बस मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास ज्वाइन करनी। हेलो, हाँ जी, क्लास ज्वाइनिंग के लिए टाइम है, प्रॉपर क्लासेस होंगी पीएम। एक क्लास डॉक्टर हिमानी जैन लेंगी, दूसरी डॉक्टर सत्येंद्र। इंफॉर्मेशन ग्रुप के थ्रू आप लोगों को कन्वे हो जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अभी डाल दी जाएगी। ओके, आई होप किसी को और कोई डाउट नहीं है। आई थिंक मैं क्लास ऑफ कर सकता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच।